दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज़ शाम 8 बजे आपको अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर एक आलीशान वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके पेपर को नस्ते नाबूद करेगी, उसकी औकात दिखाएगी, ऐसी वीडियो लेकर आता हूं। और आज भी मैं उसी के लिए सिलसिले में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके ALP RPF टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, SSC और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे, एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो ज़रूर इस प्रश्न को पढ़ेंगे। 30 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास हो सकती है। तो और स्टूडेंट आप बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही फल हमें मिलने वाला है। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारा फल हमसे चूक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को लगाएंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, उन सभी लोगों तक पहुंचा दें हमारी वीडियो जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट? आप इतना तो कर सकते हैं, जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों तक जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आप शेयर करेंगे वीडियो को उन सभी लोगों तक जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। और जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका बहुत वेलकम है स्टूडेंट, बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। मैं आपका बहुत वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दूंगा, और हर प्रश्न का ऑप्शन देने के बाद आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करना लाइव में, ठीक है? आप हर प्रश्न का लाइव में कमेंट करना स्टूडेंट, तो अच्छे से बताना। और जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं सभी को जोड़ लीजिए हॉस्टल और कह दीजिए क्लास लाइव हो चुकी है। अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि हमने कितना पढ़ रखा है, हम कितना जानते हैं। और ये काम करना ज़रूरी है हॉस्टल। अगर आप रोज़ मेरी वीडियो लगाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में कलेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ठीक है हॉस्टल? तो रोज़ शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आ जाया करना और एक छोटी सी क्लास देख कर चले जाया करना। ठीक है हॉस्टल? तो इतना तो कर सकते हैं आप कि सर थोड़ी देर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि कल हमने स्पीड टेस्ट फर्स्ट किया था। ठीक है क्वेश्चन? तो आज हम 2 को करने वाले हैं और देखेंगे आज के इस टेस्ट में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हमसे नहीं आते हैं और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो हम कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका और वृक्क कोशिका। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं तो उनसे बता देना ऑप्शन कि रोज़ शाम 8 बजे हमारी क्लास लाइव हो जाती है। और जो लोग बाद में आते हैं तो वो मेरी क्लास को पूरा जरूर देखा करें, कहीं भी क्वेश्चन को स्किप ना किया करें। एक बार सही प्रश्नों को देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएगी। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तो कल की वीडियो भी देख लेना। ठीक है ऑप्शन? और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बाद में जुड़ते हैं, तो ऑप्शन वो भी पूरी क्लास देखा करें, क्योंकि आपको पता है कि सर इससे कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है? और जो बच्चे अभी भी हमारी लिंक कॉपी नहीं करते हैं ऑप्शन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको ऐसे प्रश्न पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं ऑप्शन, ज़रूर वीडियो को लिंक ओपन किया करें और सभी वीडियो को देखा करें मेरी। ठीक है ऑप्शन? क्योंकि बाकी आपकी मर्जी है ऑप्शन, जबरदस्ती नहीं कर सकता हम आप लोगों से। अगर आपको अपना भविष्य है तो आपको ज़रूर देखनी होगी ये सभी वीडियो। ठीक है ऑप्शन? शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन कमेंट करेंगे। तो जो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है वो है स्नायु कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। अगर आपने ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? कोलंब नियम, ओहो नियम, न्यूटन नियम, फैराडे नियम। ठीक है ऑप्शन? जितने भी लोग मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, ठीक है, अच्छे से मेहनत करते रहें, सभी लोग कमेंट करते रहें, अच्छे से बताते रहें प्रश्न का आंसर। अगर आप नहीं भी जानते ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं पता चलेगा कि हाँ हमारे बच्चे कितना आंसर जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। ठीक है भाई? आबिद अंसारी हैं, चांदनी हैं, शोभित है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं उस टाइम अभी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और बताएं। ठीक है?
सुनील है, शमीर है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट, तो जल्द से जल्द कमेंट करते रहें। तो अब विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताएं। कूलम्ब नियम, ओहो नियम, न्यूटन नियम, फैराडे नियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर जगह फैराडे नियम लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है आवेश का, करंट का, ऊर्जा का, पावर का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका इकाई है क्वेश्चन? कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका, बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? MT-2, ML² T-2, ML-T-2 या ML-2। तो बताएंगे पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। कोई बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं, देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। सही है, तो MT-2 अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन कि पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो होती है MT-2। ध्यान रखना ऑप्शन ए ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। एक लड़की झूले पर झूल रही है, ये है क्वेश्चन। तो यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। पाँचवें प्रश्न पर हम आ गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बता देंगे कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं और बता देंगे मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%, 5%, 20%, 10%। तो ये प्रश्न तो कई बार आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन मैंने, तो एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। 46% होती है, 5%, 20% और 10%। इस प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट करके जरूर आंसर बताएं कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर कमेंट करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शन आपका बहुत बहुत वेलकम है और लास्ट तक वीडियो देखना। ऑप्शन मात्र 30 मिनट की हम आपको क्लास देंगे और 30 मिनट में हम आपको 35 से 40 प्रश्न आपको पढ़ा के जाएंगे। ठीक है ऑप्शन, तो आप लोग एक एक प्रश्न का आंसर देते रहें बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी अपनी मेहनत को करते रहें अच्छे से। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वेरी गुड, आपने सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन कुछ बच्चों ने, तो इसकी होती है 46%। वेरी गुड ऑप्शन, जिन्होंने 46% बताया है उनका आंसर बहुत ही अच्छा है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 70 होती है, 78 होती है, 38 होती है। तो कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो कुत्ता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये पूछा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य को तो आपको पता है कितनी होती है, तो वही चीज़ है आप कुत्ते का भी पता होना चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या उसमें कितनी होती है। तो ऑप्शन पहला है 46 होती है, दूसरा ऑप्शन 70 है, तीसरा ऑप्शन 78 है और चौथा ऑप्शन 38 है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर पर कमेंट करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को नहीं जानते हैं तो पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आप इस प्रश्न को जान जाएंगे, तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना ऑप्शन। मात्र 30 मिनट पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गए। आप लाइव में आया करो, लाइव में पढ़ा करो सब लोगों के साथ, ऑप्शन पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर 78 होते हैं। तो कुत्ते में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का प्रश्न का सही आंसर है। अगर आप किसी ने बताया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑप्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 8 के पर, 10 के पर, 4 के पर, 0 के पर। तो बताएंगे पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन को एक बार सही से देख लीजिए कि पारे का प्रतिरोध कब शून्य होता है ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताते हैं तो मैं नजरों में आप बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे। जल्दी कमेंट करिए ऑप्शन, मैं आपका इंतजार करूंगा कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो कितना है? 4K पर। तो ध्यान रखना है, जो पारे का प्रतिरोध होता है वो 4000 पर होता है। कितना होता है प्रतिरोध शून्य? 4000 पे। के वन 1000 होता है, तो 4000 पर 4K पर होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैथनॉल को कहते हैं रोविक एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या डीनेचर्ड एल्कोहल। तो बताएंगे मेथनॉल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं।
चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और स्टूडेंट आप अच्छे से प्रश्न को देखिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए कि मेथनॉल को क्या कहते हैं। तो जो मेथनॉल को कहते हैं वो कहते हैं वुड एल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो ऑप्शन वेरी गुड। आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें करें ऑप्शन, जितना जल्दी आप कमेंट कर देंगे उतना ही जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई आधी करनी होगी, दोगुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए, 6 गुनी होनी चाहिए। एक साधारण लोलक है, जानते होंगे आप, फिजिक्स में देखा भी होगा आपने, के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई को क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ये होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। इस तरह से आप कमेंट करते रहिए ऑप्शन। आज तो मज़ा आ गया आपको वीडियो में। ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन, जो आपको उसको एग्जाम की औकात दिखाएंगे, उसको बढ़िया तरीके से करना है आपको। तो ऑप्शन बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे से लगाना है ऑप्शन, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है। तो बताएं एक बार सही प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है 4 गुनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 गुनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 4 गुनी। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड, 0.3 मीटर प्रति सेकंड, 0.5 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन को देखिए और उसके बाद में सोच समझ कर आंसर बताना कि प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है, ये पूछा है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ऑप्शन। आप लोग एक एक प्रश्न को देखा करें, अच्छे से कमेंट किया करें। जिन्होंने भी अभी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एक लाइक तो बनता है ऑप्शन, जल्दी लाइक कर दें। ठीक है। अगर आप पूरे प्रश्न देखकर लाइक करना चाहते हैं तो पूरे प्रश्न देखकर लाइक कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लाइक जरूर करना वीडियो को ऑप्शन। तो प्रत्येक 1 डिग्री ताप पर बढ़ाने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है 0.6 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखना 0.6 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड है ऑप्शन, बहुत बढ़िया, गजब तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ऑप्शन। आप लोग ऐसे पढ़ते रहें और एक दिन सिलेक्शन के उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना था। बस पढ़ना जरूरी है। मानक दाब है पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिलीमीटर, वायुमंडलीय दाब या कोई नहीं। मानक दाब किसे कहते हैं ये पूछा है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपको सही बताना है कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। पारे का 760 मिलीमीटर। ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है कि मानक दाब किसे कहते हैं तो पारे का 760 मिलीमीटर को पारे का दाब कहते हैं, मानक दाब कहते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं ऑप्शन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कितना जबरदस्त क्वेश्चन ऑप्शन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं क्या ये प्रश्न पूछा जाता है। जितने ही प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या ये सही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, बताएंगे एक बार कमेंट करके। स्पीच टेस्ट नंबर 2 चल रहा है, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है एक बार जरूर देख लेना ऑप्शन। अपना आप तक देखते रहो और आप ये मत देखा करो कि इतने लोग लाइव हैं, बस ये देखा करो कि हमारी तैयारी, क्योंकि आपको सभी से आगे निकालना पड़ेगा जब भी आपका नंबर आएगा, ये बात भी ध्यान रखना मेरी। तो औरों को मत देखो, अपने आप को देखो स्टूडेंट। ठीक है कि हमसे कितना आता है। जब प्रकाश वायु में कांच में जाता है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है कि तरंग दैर्ध्य घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। ऑप्शन, वाह कितना गजब का क्वेश्चन आया ऑप्शन, इसका सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, बताएंगे सही आंसर। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक आंसर आपको बताना है, वो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि कौन सा है।
तो बता देंगे सभी स्टूडेंट की एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही पढ़ते रहें और अच्छे से कमेंट करते रहें। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखना। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। वाव। अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, ये कोई नहीं। तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। क्वेश्चन 15 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट करेंगे ऑप्शन। अच्छे से पढ़ते रहें। ऐसे ही 15 प्रश्न पर हम आ गए हैं। ऐसे ही हमें धीरे धीरे 35 से 36 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। 40 तक पहुंचाऊंगा आज आपको, 40-39 तक क्वेश्चन जितने भी हो सकता है उतने कराऊंगा। तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ये पूछा है। तो वेरी गुड ऑप्शन, जल्दी कमेंट कर दिया करो। वेरी गुड ऑप्शन। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बुला लीजिए, देख लीजिए कि उतनी उनकी तैयारी कितनी है। आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ में खुद भला हो जाता है, ऑप्शन ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ में उनके माँ बाप की दुआएं भी होती हैं जिसका आपने भला किया। आप अगर किसी का भला करते हैं तो आपने अपना भला भी किया, ठीक है ऑप्शन। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, उन लोगों तक पहुँचाना जो लोग अभी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आप कमेंट कर दिया, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा ऑप्शन। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा, ध्यान रखना, आज से मत भूल जाना। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के रूप द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कमेंट में बताएंगे कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया, समुद्री यात्री द्वारा, वेरी गुड ऑप्शन। किसके द्वारा सोनार उपयोग में लाया जाता है, समुद्री यात्री इसका प्रयोग करते हैं। समुद्र के जो अंदर चीज़ें होती हैं उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है, ठीक है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। सूर्य में नाभिक के ईंधन है, हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, अल्फा कण है। तो सूर्य में जो नाभिक के ईंधन है वो कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो हीलियम है, यूरेनियम, हाइड्रोजन या अल्फा कण। तो सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है। अच्छा प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही आंसर जरूर कमेंट करके बताना मुझे कि सूर्य में जो नाभिक के ईंधन है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर ए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य में जो नाभिक के ईंधन है वो हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट है, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है, गुर्दा है, पेट है, अग्नाशय है। तो शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, वाह, कितना अच्छा प्रश्न पूछा ऑप्शन, गजब का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्नों का। तो ऑप्शन कितना गजब का क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रोज़ शाम 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर, ठीक है, आप मेरे द्वारा क्लास होती है, आप लोग जरूर देखा करें, ठीक है। मैं सभी से कहूँगा, 2 बार कहूँगा, 1 बार नहीं 2 बार, ठीक है। आप लोग जरूर देखा करें इन प्रश्नों को क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है, वेरी गुड ऑप्शन। अग्नाशय अगर आपने बताया है तो आपका नाम आंसर सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, अग्नाशय। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है, 4 में मांसपेशियों से, 6 मांसपेशियों से, 8 मांसपेशियों से, 10 मांसपेशियों से। तो नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, इसका सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मांसपेशियों से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 6 मांसपेशियों। सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, गंधक। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है बताएंगे। तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, गंधक है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो इसका सही आंसर जाएगा हाइड्रोजन, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने हाइड्रोजन बताया तो आपका आंसर भी सही है। जल्दी जल्दी आंसर बताते रहें ऑप्शन। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, ये पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का लाभ, प्रोटॉन का लाभ, प्रोटॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि। तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, अच्छा प्रश्न पूछा है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका
अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे कि जो अम्ल है उसका स्वाद कैसा होता है, जो एसिड होता है उसका स्वाद कैसा होता है? तेजाब भी एसिड कहलाता है क्वेश्चन, चख मत लेना, ठीक है, कभी चख लो कि आज अम्ल को ही चख कर देखते हैं, ठीक है। एसिड एसिड तेजाब होता है, या तेजाब को चख मत लेना क्वेश्चन, ठीक है। कभी उसका स्वाद बताओ मेरे चक्कर के, सर इसका स्वाद ये होता है, और चखने के चक्कर में आप भी अपना स्वाद को खो दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो आपने कमेंट किया अम्ल का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? वेरी गुड, खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, तीव्रता का, समय का, वेग का। वाव, कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी है बताएंगे कमेंट में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। तो ध्यान रखना दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 इससे ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एक जूल बराबर होता है किसके? ऑप्शन ये सही प्रश्न आए हुए हैं, जो आपके एग्जामों में आए हुए प्रश्न है वही मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जरूर पढ़ना इन्हें, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। तो एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अग्र, 10 की पावर 5 अग्र, या 10 की पावर 2 अग्र, या 10 की पावर 12 अग्र। तो बताएंगे एक जूल बराबर होता है किसके? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। 10 की पावर 7 अग्र के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतराग्रहित अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। तो पिंड का भार शून्य नहीं होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। तो पिंड का भार शून्य नहीं होता, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन। पृथ्वी केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान अंतरिक्ष ग्रहित अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। कमेंट करिए क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन में जोड़ लीजिए, और आप अच्छे से कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी जाया मत करो क्वेश्चन, कहाँ चले जाते हो पता नहीं बीच बीच में, ठीक है। पिंड का भार शून्य होता है, तो उसका सही आंसर क्या होने वाला? क्वेश्चन 25 का सही आंसर है स्वतंत्र गिरने के दौरान, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? प्रश्न नाम, वायु घर्षण, शांतता, या व्यक्तिकरण। तो वर्षा की जो बूंद है वो किसके कारण गोलाकार होती है, ये पूछा है। कितना गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा क्वेश्चन, आप इसका प्रश्न का सही आंसर मुझे जरूर बताना कि वर्षा की जो बूंद है वो किसके कारण गोलाकार होती है। हमारी क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं, देखते हैं कि आज जो सही प्रश्न का सही आंसर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। जब वर्षा के एक टुकड़े को पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसे गलना। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, कोई नहीं। तो बताएंगे, जब बर्फ के एक टुकड़े को दबाया जाता है तो उसके गलनांक घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, कोई नहीं। बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो अगर हम बर्फ के टुकड़े को दबाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है, क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो गलने की प्रक्रिया है वो घट जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्राकृत है? टेरिलीन, सूती, या नायलॉन, या पॉलिस्टर। तो बताएंगे आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्राकृत है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, टेरिलीन है, सूती है, नायलॉन है, या पॉलिस्टर है। इसका सही आंसर सभी लोग बता सकते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है क्वेश्चन तो। न्यूनतम पूछा क्वेश्चन, हाईएस्ट नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर सूती हो जाएगा, न्यूनतम सूती है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्राकृत है, न्यूनतम माने सूती है, कम से कम, ठीक है, ध्यान रखना है सूती है। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। जो काली परत होती है उसे पूछा है। तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पे किसकी परत होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा, तो यही होता है पढ़ने का फायदा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टेफ्लॉन की परत होती है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? चांदी, सोना, तांबा, पारा। तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि वह कौन सी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, और स्टूडेंट एक भी प्रश्न को मिस मत किया करो, अच्छे से देख लिया करो। ठीक है, मात्र 30 से 35 मिनट की क्लास पढ़ाता हूँ रोज़, और उसमें भी आप स्किप करते रहोगे वीडियो को तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक एक प्रश्न को लगाया करो, और शाम 8 बजे ही क्लास में लाइव आ जाया करो, सब काम को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि ये समय आपका वो है जो आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़रूर पढ़ेंगे आप, अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपसे कहना है। ठीक है, तो रोज़ शाम 8 बजे आप लोगों को फ्री होकर अपने सही प्रश्नों को लगाना है, एक एक प्रश्न का आंसर देखना है, हर प्रश्न का आंसर बताना है, जो प्रश्न नहीं आता उसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि अगर रोज़ के हम ये भी प्रश्न देखेंगे उस टाइम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि वैसे तो आपको फुर्सत नहीं मिलती होगी। अगर आप मेरे कहने से अगर लाइव आ जाया करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी उपाधि है ये, क्योंकि आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये उपाधि समझो आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि सर हमें पढ़ाया जाए, तो आप ज़रूर पढ़ा करें मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन से। ठीक है, मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ, और आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ा करें, और अपने उन सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना उस टाइम के जैसे ही वीडियो फिनिश होगी तो उन सभी दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करना जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो उन्हें भी कहना कि आपको अगर रेलवे, आरपीएफ या एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखा करें। ठीक है, शाम 8 बजे, और अपने आंसर ही बताया करें। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आंसर पूछता हूँ और कम समय में अच्छे प्रश्न आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 27-28 मिनट हुई हैं। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको 30 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ, तो और वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ के। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद आंसर बता रहा हूँ, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर सोना है, ऑप्शन नंबर बी। 31 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, बताइए। बर्फ को, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, आसुत जल को, या कोई नहीं। तो किसे भारी जल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसे भारी जल कहते हैं, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वाह, क्वेश्चन नंबर 32, वाह गजब का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन। लाफिंग गैस बताएं ऑप्शन। नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए क्वेश्चन। आप इसका प्रश्न का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं जल्दी। तो लाफिंग गैस है, बताएंगे कमेंट में सही आंसर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लाफिंग गैस से नाइट्रो। वेरी गुड, आपने सभी ने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही ऑप्शन कमेंट करते रहें करें और अच्छे से पढ़ते रहा करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एश, पोटाश। NaOH बताओ, इस सूत्र वाले यौगिक का नाम बताना है, सामान्य नाम क्या है? NaOH बताइए। तो वेरी गुड ऑप्शन, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कास्टिक सोडा। निम्न में से किस ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात का, वायु का, निर्वात का, पानी का। तो किसका ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात से, वायु, निर्वात, पानी। एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा निर्वात, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने निर्वात बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गजब है क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है वियन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा, रमन प्रभाव द्वारा। तो बताएंगे ग्रहों के परिक्रमा की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। जो ग्रहों की परिक्रमा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है?
जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन। क्वेश्चन 35 का सही आंसर वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का आंसर का। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, तो पहला ऑप्शन है वियन के प्रतिस्थापन नियम द्वारा, एम्पेयर के तैरने के नियम द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा, रमन प्रभाव द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है क्वेश्चन, वेरी गुड। 8:32 हो चुकी हैं क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोगों ने 35 प्रश्न लगा लिए हैं, ठीक है। 30 मिनट हमें हुई है क्लास को और आपने 35 प्रश्न लगा चुके हैं। और स्टूडेंट सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको प्रॉपर आवाज़ और क्वेश्चन दिख रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और स्टूडेंट बता दिया करें मुझे, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आया करे तो बिल्कुल कमेंट में बता दिया करें। मैं आपके सभी कमेंट देखता हूँ स्टूडेंट, सभी के आंसर देखता हूँ, कौन क्या आंसर बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें करें और बताया करें मुझे कि कहीं दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन आप उन सभी लोगों को ज़रूर हमारे चैनल को शेयर किया करें जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जो लोग अभी भी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी को शेयर करेंगे और बताएंगे कि शाम 8 बजे को हमारी क्लास लाइव होती है। और ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट, बताइए, मैंने आपको 35 प्रश्न पढ़ाए हैं, अभी मैं 39 तक पहुँचूँगा स्टूडेंट। तो बताइए क्या इसमें से कोई प्रश्न ऐसा था जो आपके एग्जाम में नहीं आए? बताइए, आप खुद बताइए आप। और ऐसा कोई प्रश्न था जो मैंने बनाया हो? सब ऐसे प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। आप इन्हें जरूर लगाया करो। अगर जो बीच में जुड़े हैं तो वो शुरू की वीडियो जरूर देख लिया करें, ठीक है, क्योंकि रोज का कुछ तो पढ़ लो स्टूडेंट, ठीक है। बाकी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी मेरे साथ पढ़ा करो स्टूडेंट, बहुत अच्छा कर दूंगा आपको मैं, ठीक है, जीएस में भी। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने सी बताया तो इसका आंसर सही था बिल्कुल स्टूडेंट आपका। तो मानव शरीर में धमनियों का कार्य क्या कार्य है? रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ना, रक्त से रक्त को लाना, कोई नहीं। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 36, कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, बताओ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी, कोई पूछ सकता है, आईएमपी प्रश्न है क्वेश्चन। इस प्रश्न को कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य होता है, बताइए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों को जोड़ता, हृदय से रक्त को लाना, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हृदय से रक्त को लाना, धमनियों का ये कार्य होता है। अगर आपको पता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन था। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, किलोग्राम में, या परमाणु द्रव्यमान इकाई में? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर मुझे बताएं। तो किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, बताएं मुझे। मात्र 2 प्रश्न आपके बाकी हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक बिल्कुल। तो किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, जरूर कमेंट करें क्वेश्चन, बताओ ना क्या हो जाएगा सही आंसर। ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम है, परमाणु द्रव्यमान इकाई? तो इसका सही आंसर जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? क्वेश्चन नंबर 33, कितना गजब का क्वेश्चन है क्वेश्चन कि अगर तापमान को हम कितना कम कर दें जो सभी गैस शून्य आयतन घेरें? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 227.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड? बताएं 38वें प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम कम कर देंगे तो जो गैसें हैं शून्य आयतन घेरेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगर आपने किसी ने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। और आज की इस लाइव क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने है और आप बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। मूलतः एंजाइम मूलतः क्या है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन है? तो एंजाइम मूलतः क्या है, ये पूछा है। क्वेश्चन 39 पर हम आ गए हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या है एंजाइम मूलतः क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर मुझे बता दें कमेंट में कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये होने वाला है।
जल्दी कमेंट करेंगे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जितने भी लास्ट वाले प्रश्न का सभी बच्चे कमेंट करें और अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल बीच में कहीं भी गायब मत हुआ करो स्टूडेंट। 30 से 35 मिनट की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें भी आप गायब हो जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट। आप अच्छे तैयारी कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना स्टूडेंट। जीएस जितना मजबूत रहेगा उतना ही आपका फ़ायदा है। बच्चों के नंबर नहीं आ पाते जीएस में, ठीक है। अगर आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से आपके वही आते हैं कि 10 में से 20 में से 12, 8 या 7, ठीक है। क्यों? वजह ये होती है कि आप लोग उसको सही से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे क्वेश्चन और अच्छे लेवल तक आप पहुँचेंगे। तो इस प्रश्न का सभी ने बच्चों ने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम बोलता है क्या है? तो प्रोटीन है क्वेश्चन। अगर आपको सी ऑप्शन बताया था आपने तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन। आप ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं, कमेंट में बताकर जाना क्वेश्चन। अगर आपने बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन लगाए हैं तो बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं और कितने प्रश्न गलत हैं आपके। तो एक बार ज़रूर बताएं क्वेश्चन कि ऐसे कितने प्रश्न आपके सही गए हैं और कितने प्रश्न आपके गलत गए हैं। और एक बार ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी क्वेश्चन। ये 39 प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए, कम समय में अच्छे प्रश्न क्वेश्चन आपको पढ़ाए मैंने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके जाना क्वेश्चन, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को प्लीज़, ठीक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए थे सभी वीडियो को लाइक कर लिया करें शुरू में आके, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि सर हम आपकी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है स्टूडेंट। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छा अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो स्टूडेंट तो मालूम कर सकते हैं आप लोग किसी प्रश्न के बारे में। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा अच्छे से पढ़ें स्टूडेंट, अच्छे तैयारी करें। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन तभी होगा स्टूडेंट जब आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें हर चीज़ों को सही से पढ़ना होगा और जब भी समझ के पढ़ना होगा क्वेश्चन। अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा और हम अच्छे रूटीन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं स्टूडेंट। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस प्रश्न को बता दीजिए। अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप वो बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको क्या पढ़ना है क्वेश्चन। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन, वैसे मैं मानता हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि हर प्रश्न को आराम से पूछ रहा हूँ, एक एक प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को और आएगी भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग बने ऐसे ही बना रहा करें मेरे साथ और पढ़ता रहा करें, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही समापन करते हैं स्टूडेंट। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।